Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on supply chain management. The course code is MGT 561. In the last lecture, we were discussing the topics of aggregate planning. Okay, ji, what is aggregate planning? How can we go about it? And in this lecture, we are going to continue with those same topics. When I finished the last lecture, I gave you a basic mathematical model of an example, the example of a company by the name of Red Tomato Tools. Basically, that company made different families of products, and that company needed to make a forecast of make an aggregate plan of its future demand. Today we are going to discuss in detail the aggregate planning process, and we are also going to see, I'm going to explain to you how can we convert that mathematical model into a corresponding Excel model, which will be then used and can be used to solve and find out an aggregate plan. So before starting today's lecture, let me just recap what I have discussed in the previous lectures, and the basic topics and the basic important informations that I have given you in this chapter. I want you to just recap them, so afterwards we can continue with the topic at hand. The same problem, Red Tomato Tools, I have already discussed it previously. It makes a family of products, different family of products. These family of products have different requirements in terms of material. उनकी मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी? अगर आप फैमिली ए की प्रोडक्ट बनाते हो, फैमिली ए की यूनिट बनाते हो, तो आपको $15 पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है. फैमिली बी की अगर आप कोई यूनिट प्रोडक्ट बनाते हो तो $7 पड़ते हैं पर यूनिट. सी के लिए 9, डी के लिए 12, ई के लिए 9 और एफ के लिए 13. तो ये आपकी डिफरेंट मटेरियल कॉस्ट हैं. उसी के साथ रेवेन्यूज़ पर यूनिट. अगर आप फैमिली ए की कोई यूनिट प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको कितना रेवेन्यू होता है? दैट इज़ अबाउट $54. अगर आप बी की बेचते हो तो पर यूनिट रेवेन्यू आपको $30 है. सी के लिए 39, डी के लिए 49, ई के लिए 36 एंड एफ के लिए 38. सिमिलरली डिफरेंट टाइम्स कि जी सेटअप टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, सेटअप टाइम क्या होता है. इसी तरीके से बैच साइज़ क्या है कि जी अगर आप सेटअप करते हो तो उससे एक बैच निकलता है, वो बैच का एक एवरेज साइज़ कितना होता है. प्रोडक्शन टाइम कितना है. फिर मैंने आपको ये भी बताया कि नेट प्रोडक्शन टाइम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. बेसिकली नेट प्रोडक्शन टाइम जो आपका प्रोडक्शन टाइम है, इसके साथ आप सेटअप टाइम को डिवाइड कर देते हैं बैच साइज से. तो आपके पास इस केस के अंदर लेट से अगर प्रोडक्ट ए है तो 8 घंटे है सेटअप टाइम टू 8 आवर्स को हम 50 का बैच बनता है तो 50 से डिवाइड कर देंगे. तो ये आपको पर यूनिट प्रोडक्ट में जो सेटअप टाइम है वो बता देगा. वो जो है आप फिर प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट के साथ ऐड अप कर सकते हो. तो आपके पास ये प्रोडक्शन नेट प्रोडक्शन टाइम्स पर यूनिट आ जाएंगे. और फिर आखिर में एक और जो चीज़ थी वो परसेंटेज सेल्स ऑफ यूनिट सोल्ड. ये जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, उनकी जो परसेंटेज सेल्स हैं उनकी ये इंफॉर्मेशन है कि जी फैमिली ए की जो प्रोडक्ट है वो 10% बिकती है, बी की 25% बिकती है, सी की 20% बिकती है. तो अब हमारा काम क्या है कि जी हम किस तरीके से इस पूरी इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट लेवल पे लाएं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट कि अगर ये कंपनी एक चीज़ बेचे तो इसको कितना फ़ायदा होगा, या रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, तो वो किस तरह निकाला जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ. अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि अगर ये कंपनी एक यूनिट प्रोडक्ट बनाती है तो कितना उसको मटेरियल कॉस्ट होगा, तो वो भी आपको पता चलना चाहिए। बड़ा इजीली मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर के अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मुझे बताएं मेरा नेट प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट कितना होगा, अगर ये कंपनी एक चीज़ बनाती है, इट डजेंट रियली मैटर कि कौन सी चीज़ बना रही है, ए बना रही है, बी बना रही है, सी, अगर ये एक यूनिट प्रोडक्ट बनाती है तो उसका कितना टाइम लगेगा, प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट, तो वो आप किस तरह निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। तो ये हमने क्या इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट लेवल पे, पहले हमारे पास ऑपरेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन है कि ये चीज़ बनाओगे तो इतना टाइम लगेगा। अब मैंने प्लानिंग करनी है तो मैं आप सारी इंफॉर्मेशन को ना ज़रा एग्रीगेट हायर लेवल पे लेके आ रहा हूँ। मैं इस छोटी छोटी हर चीज़ की एग्जैक्ट कैलकुलेशंस में नहीं जाना चाहता, मैं एक एग्रीगेट लेवल पे एक प्रोडक्शन प्लान बनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे अगली स्टेज पे जाएंगे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जी जब भी आप एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान बनाते हो तो जाहिर बात है आपको इन्फॉर्मेशन को तो एग्रीगेट लेवल पे लाना ही होता है। आपको और कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट होनी चाहिए कि जी फ्यूचर में जितनी डिमांड आने लगी है वो कितनी है। उस एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट के बाद आप एग्रीगेट यूनिट्स बनाते हो या इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट लेवल पे लाते हो और फिर उसके बाद आप एग्रीगेट प्लानिंग शुरू करते हो। एग्रीगेट प्लानिंग से जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है फिर हम उससे एक मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हैं। मैं ये आज डिस्कस करूँगा कि मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल किस तरह बनाया जा सकता है, मगर एट दिस स्टेज हम एग्रीगेट प्लानिंग पे हैं और हमने इसका पिछले लेक्चर के अंदर मैथमेटिकल मॉडल बना लिया था। आज हमने इसका एक्सेल मॉडल बनाना है और इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर देखना है। अब मैंने आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी बताई थी। इस जगह पे एग्रीगेट प्लानिंग के बाद आई हैव मिस्ड अ पॉइंट, या हम स्ट्रेटजीज भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि जी आपने कौन सी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी है। चेस स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, लेवल फ्लेक्सिबिलिटी, तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो आपका एग्रीगेट प्लान आ रहा है उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है। वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ये मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जी इसकी हमारे पास डिमांड फोरकास्ट आई हुई है प्रोडक्ट की, अगले 6 महीने के लिए ये फोरकास्ट है हमारे पास, तो ये आई हुई है। इसके अंदर सीजनैलिटी है और सीजनैलिटी की वजह से अब हमने इसके अंदर एग्रीगेट प्लानिंग करनी है। हमारे पास कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की है कि जी एग्रीगेट प्लानिंग के लिए आपको किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हैं वो सारी की सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जी किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग की फॉर्मूलेशन के लिए डिसीजन वेरिएबल्स होने चाहिए, कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए और एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये मैं आपके सारे डिसीजन वेरिएबल मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो डिस्कस किया, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिस्कस किया कि जी यू हैव टू हैव अ मिनिमाइज्ड कॉस्ट। अब ये सारी की सारे जो फंक्शंस थे ये कॉस्ट के अंदर निकाल लिए गए हैं। ये मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। और ये जो उसकी सारी की सारी कंस्ट्रेंट थी वो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि जी आपके पास कैपेसिटी कितनी है, वर्क फोर्स की क्या आपके पास कंस्ट्रेंट है, इन्वेंट्री की क्या कंस्ट्रेंट है, ओवर टाइम की क्या कंस्ट्रेंट है। फिर मैंने आपसे 2 और एडिशनल फार्मूलाज डिस्कस किए थे। ये वो फार्मूलाज हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जी एवरेज इन्वेंट्री किस तरह निकाली जा सकती है। टाइम 0 में जो आपके पास इन्वेंट्री है और लास्ट टाइम पीरियड में जो आपकी इन्वेंट्री है उसका आप एवरेज निकाल लो, प्लस 1 से लेके लास्ट टाइम पीरियड से एक टाइम पीरियड, यानी कि लेट्स से कि जी 0 ये आपके पास, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आप इसकी एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ये तो 1 है, इससे पहले आपके पास टाइम 0 पे कोई ना कोई इन्वेंट्री है कि नहीं है। हमारी एग्जांपल के अंदर इन्वेंट्री थी ना 1000 जनवरी में पड़ी हुई थी, तो वो पहले से ही मौजूद थी। तो ये टाइम पीरियड 1 है कि जी टाइम पीरियड 1 ख़त्म हुआ, टाइम पीरियड 2 ख़त्म हुआ, 3 4
5। तो टाइम पीरियड 1 से पहले आपके पास जो इन्वेंट्री है वो, और जो इस टाइम पीरियड के ख़त्म होने पे आपके पास जो इन्वेंट्री है वो, उसको आप एडअप करें, उसको डिवाइडेड बाय 2 करें, तो आपने एवरेज आउट कर लिया दोनों का। प्लस आपने T1 से लेके, यानी कि T1 से लेके T-1, तो 5 नहीं 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक जो आपके पास हैं इन्वेंट्रीज, उनको एडअप कर लेना है और उसको डिवाइड बाय T कर लेना है। इसके अंदर T क्या है, 5 आपके पास आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरी, एवरेज टाइम इन इन्वेंट्री, मैंने आपको बताया था हम लिटल्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं। लिटल्स लॉ बेसिकली आपके पास एवरेज इन्वेंट्री एंड थ्रूपुट का रिलेशनशिप होता है, और वो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये तो एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला है, ये पहले ही हमने निकाला हुआ है, और ये थ्रूपुट है जो बेसिकली डिमांड पर यूनिट टाइम आपको बता रही होती है कि कितनी डिमांड आपके पास पर यूनिट टाइम आ रही है। ये मैंने आपको बताया था कि जी हम पहले रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जी टोटल प्लानिंग होराइजन में आपकी कॉस्ट कितनी है, रेवेन्यूज आप कितने लोग बनाओगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि वी विल डिस्कस इट टुडे इन दी लेक्चर, टुडेज लेक्चर के हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट थ्रू एक्सेल। अब एक पॉइंट बिफोर गोइंग टू दी प्रॉब्लम, एक्सेल formulation of this problem, let me basically discuss what we can do। हमने देखा ना फोरकास्टिंग जब पढ़ी थी पिछला चैप्टर 7, उसके अंदर फोरकास्टिंग जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि फोरकास्टिंग के अंदर एरर ज़रूर होता है। एरर मेजर करने के तरीके भी मैंने आपको बताए थे, फोरकास्टिंग एरर। अब फोरकास्टिंग एरर है तो उसको किस तरीके से डील किया जा सकता है। फोरकास्टिंग एरर, अगर ऑफ कोर्स फोरकास्ट के अंदर एरर तो होता है, उसको 2 तरीकों से हैंडल किया जा सकता है। या तो आप एक सेफ्टी इन्वेंट्री रख लो, या तो आप सेफ्टी कैपेसिटी रख लो। सेफ्टी इन्वेंट्री और सेफ्टी कैपेसिटी के अंदर क्या फ़र्क है? सेफ्टी इन्वेंट्री बेसिकली वो इन्वेंट्री जो आपकी रिक्वायरमेंट, लेट्स से कि आपको 1000 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो आपने वो 1000 चीज़ें रख ली गोदाम के अंदर, दैट इज़ योर इन्वेंट्री। अब सेफ्टी इन्वेंट्री ये होती है कि आप कहते हो यार मुझे ऊपर नीचे शायद ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे 100-150 चीज़ें और दे दो उस 1000 के अंदर, तो आप 1100 चीज़ें मंगवा लेते हो, जिसमें 1000 तो आपकी इन्वेंट्री है, 100 जो है वो आपने सेफ्टी इन्वेंट्री मंगवा ली, जस्ट इन केस जो होती है ना कि जी इंसान को पता होता है कि ऊपर नीचे हो सकती है डिमांड, तो सेफ्टी इन्वेंट्री इसको कहा जाता है, जो एडिशनल इन्वेंट्री आप रखते हो जस्ट टू कवर द वेरिएशन। तो इसके अंदर भी एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर जब अगर आपने फोरकास्टिंग एरर को कॉम्पनसेट करना है, व्हेन यू हैव टू कॉम्पनसेट फॉर द फोरकास्टिंग एरर, यू कैन हैव अ सेफ्टी इन्वेंट्री। अब सेफ्टी कैपेसिटी क्या है? सेफ्टी कैपेसिटी बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आपके पास आती है। सेफ्टी कैपेसिटी अगर हम देखें तो सेफ्टी इन्वेंट्री और सेफ्टी कैपेसिटी, सेफ्टी इन्वेंट्री तो जो प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री आपने रखी है, सेफ्टी कैपेसिटी ये होती है कि जी या तो आप अपने वर्कर्स को एडिशनल वर्कर्स हायर कर लें या उनको ओवर टाइम एडिशनल दे दें, जस्ट इन केस कि अगर डिमांड ज़्यादा आती है तो हमारे पास कुछ कैपेसिटी हो कि हम एडिशनल वर्कर्स हायर करके अपनी चीज़ की डिमांड पूरी कर सकें। तो यू कैन यूज़ ओवर टाइम एज अ फॉर्म ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी कि जी अगर आपकी जो प्रोसेस है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन लेबर, तो देन यू कैन यूज़ सेफ्टी कैपेसिटी। अब ये डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। हर चीज़ जो प्रोडक्ट है आपकी अगर वो इस लेबर इंटेंसिव है, उसके लिए लोगों की ज़रूरत है, हाथों की ज़रूरत है, इंसानों को काम करने की ज़रूरत है, देन ओके यू कैन यूज़ ओवर टाइम और एडिशनल लेबर। अब बाज़ दफ़ा चीज़ें मशीनरी से बनती हैं तो उस केस के अंदर यू नीड एक्स्ट्रा मशीन्स या बैकअप मशीन्स के जी अगर डिमांड बढ़ जाए तो मैं इन मशीनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यू कैन यूज़ ओवर टाइम एज अ फॉर्म ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी, यू कैन कैरी एक्स्ट्रा वर्क फोर्स परमानेंटली एज अ फॉर्म ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी। ये भी हो सकता है कि जी आप एक परमानेंट आपका
प्लांट को चलाने के लिए या आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत है, आप कहते हो मैं 105 बंदा रख लेता हूँ, ये जो 5 बंदा है जस्ट इन केस एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट अगर आ जाए। यू कैन यूज़ सब कॉन्ट्रैक्टर्स एज अ फॉर्म ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी। सब कॉन्ट्रैक्टर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनको आप काम सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो कि यार ये मुझसे काम, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो मेरा ये काम कर दो। यू कैन बिल्ड एंड कैरी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री एज अ फॉर्म ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री। अब ये वही बात है कि जी ये इसके अंदर सेफ्टी इन्वेंट्री से रिलेटेड है जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यू कैन परचेज कैपेसिटी और प्रोडक्ट फ्रॉम एन ओपन और स्पॉट मार्केट एज अ फॉर्म ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी। यू कैन ऑलवेज परचेज items from the spot market if those items are available। अगर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐसी है जो हर कोई बेच रहा है स्पॉट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस ऑप्शन। या तो फिर आपको अगर ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आप ही बना रहे हो, कोई कंपेटिटर आपका नहीं बना रहा, देन यू डू नॉट हैव दिस ऑप्शन ऑफ ओपन और स्पॉट मार्केट से लेने। इसलिए वी हैव टू बी कंसिडर द प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। तो एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर जो एरर है, फोरकास्टिंग एरर, उसको हम किस तरह से काउंटर करते हैं? हम उसको 2 तरीकों से काउंटर करते हैं। एक तरीका सेफ्टी इन्वेंट्री का है और दूसरा तरीका सेफ्टी कैपेसिटी का है। तो ये आप कह सकते हैं मोड्स ऑफ काउंटरिंग, मोड्स ऑफ काउंटरिंग एरर इन फोरकास्टिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो फोरकास्टिंग के अंदर एरर होता है हम इन तरीकों से उसको काउंटर कर सकते हैं। अब हम अपनी आते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ। आपकी डिफरेंट डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ये वो डिसीजन वेरिएबल्स हैं जो चेंज होंगे फ्रॉम वन मंथ टू अनदर मंथ। तो अब हम इनकी डिफरेंट एक्सेल फॉर्मूलेशन देखते हैं। अब बिफोर गोइंग टू एक्सेल लेट मी शो यू के जी डिसीजन वेरिएबल जब हम मैथमेटिकली बनाते हैं तो मैथमेटिकली क्यों हम उनको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, लेट WT रिप्रेजेंट वर्क फोर्स साइज इन मंथ T। अब ये देखें, जब हम इधर मैथमेटिकली कहते हैं लेट WT रिप्रेजेंट दी वर्क फोर्स साइज, ठीक है, तो अब हम एक्सेल के अंदर क्या करेंगे, हम उस डिसीजन वेरिएबल के लिए एक कॉलम रख देंगे और आपके पास प्लानिंग टाइम कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 6 है, ये 6 टाइम पीरियड। ये वाला जो पहला वाला है दैट इज टाइम पीरियड 0, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो आपने प्लानिंग करनी है इन 6 टाइम पीरियड्स के लिए। तो अब हमारे पास इन 6 टाइम पीरियड्स के लिए एक सेल होना ज़रूरी है। एक्सेल ने सॉल्वर क्या करता है, वो डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेक कर रहा होता है कि क्या मेरी वैल्यू चेंज करने से कोई फ़र्क पड़ रहा है उस पर। तो अगर आप देखें तो जब हम मैथमेटिकली प्रॉब्लम को मॉडल करते हैं तो हम कहते हैं लेट WT रिप्रेजेंट द वर्क फोर्स साइज। तो हमने एक्सेल के अंदर जाके 6 एक सेल जो है उनको रख लिया, खाली रख लिया, और एक पूरा कॉलम जो है, कॉलम इसको कहते हैं, कॉलम इस तरह का होता है और रो जो होती है वो ऐसे होती है। तो कॉलम इसको कहते हैं, रो इसको कहते हैं। तो हमारी ये देखें इस रो के अंदर ये इनिशियल टाइम पीरियड ये W0 हो गया, W1, W2, W3, W4, W5 और W6। तो इसलिए हम मैथमेटिकली मॉडल जब कर रहे होते हैं तो हम एक कह देते हैं कि लेट WT रिप्रेजेंट एंड T इज फ्रॉम 1 to 6। T 1 से 6 तक जाएगा, ठीक है। अब यही बात HT रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब हम इसके लिए भी क्या करेंगे, एक कॉलम रख लेंगे, उसको हम कह देंगे HT। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास H0 है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो ये क्या आपके पास हर टाइम पीरियड के लिए पता, एक सेल जिसके अंदर रिकॉर्ड होगा कि इस महीने में हमने इतने बंदे हायर किए,
इसी तरीके से आपके पास एक सेल होगा जिसके लिए आपको पता चलेगा कितने बंदे हमने इस महीने में फायर किए। तो इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन, यहाँ आपके पास एक सेल है पूरा कि वो आपको बताएगा कि जी इस महीने में कितना ओवर टाइम लगा। तो ओवर टाइम एट टाइम पीरियड 0, ओवर टाइम एट टाइम पीरियड 1, O2, O3, O4, O5 एंड O6। तो ये आपको बताएगा कि जी ओवर टाइम कितना लगा। तो इस सेल के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। अब एक्सेल के अंदर बेसिकली हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसको ज़रा सा मैनिपुलेट करना है और कुछ ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है। तो बेसिक हमारा मकसद ये होता है कि हम एक ढांचा बना लें एक्सेल के अंदर, उस ढांचे को जो सॉल्वर है वो फिर उसके साथ खेल सके, उसको हिला सके और कुछ डिसीजन निकाल सके। तो हमारा बेसिक काम ये है कि जी हमने एक्सेल के अंदर सारे रिलेशनशिप्स बना देने हैं, सारी इंफॉर्मेशन की जगह बना देनी है। उस जगह जो सारी इंफॉर्मेशन का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो आइडेंटिफाई कर देना है। फिर सॉल्वर खींचेगा एक धागा तो सारी की सारी शीट जो है वो चेंज होती जाएगी। तो बेसिक मकसद हमारा ये है कि जी एक्सेल के अंदर हमने हर इंफॉर्मेशन की एक जगह बतानी है और हर इंफॉर्मेशन का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बताना है। फिर जो ऊपर और ओवरऑल सॉल्वर जो है वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक मकसद है हमारा। इसी तरीके से हमने मैथमेटिकल मॉडल में कहा कि जी जो IT है वो रिप्रेजेंट करता है इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ T। अब इसको किस तरह से मॉडल किया, ये देखें जी कि जी ये इन्वेंट्री जो है आपके पास I0 है कि जी पहले महीने में जो स्टार्ट हुआ है, प्लानिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, उस वक्त हमारे पास ऑलरेडी 1000 यूनिट्स मौजूद थी। मगर आगे हमने I1, I2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जी हर महीने में जो आपके पास इन्वेंट्री है। इसी तरीके से हमने एक जगह बता दी स्टॉक आउट के लिए, एक जगह बता दी सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, और ओवरऑल फिर हमने एक सेल बना दिया जिसके अंदर सारी की सारी हमने डिमांड दे दी। ठीक है, ये वही डिमांड है जो हमारे पास डिमांड फोरकास्ट के अंदर इधर मौजूद थी कि जी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट 1600, 3000, 3200। तो ये वही हमने इंफॉर्मेशन इसको दे दी कि यार ये सारी की सारी डिमांड है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस डिमांड। ठीक है, अब हम जाते हैं, आपकी बुक के अंदर भी आगे इस तरह के बने हुए हैं डिफरेंट रिलेशनशिप, वो हम देखते हैं। ये हम जाके एक्सेल के अंदर देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट मोर explanation but we will do it in the Excel। अब Excel की जो शीट है उसके अंदर मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, क्योंकि ये जो हमारे पास Excel शीट है इसके अंदर मल्टीपल सॉल्यूशंस हम एक साथ कर सकते हैं, तो दी वैल्यूज़ माइट नॉट बी कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बुक में है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। इसके सॉल्वर लगा के उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज हुई हुई हैं। तो अगर आप ये फाइल खोलो और इसके अंदर वैल्यूज़ ज़रा थोड़ी बहुत डिफरेंट हों तो यू डोंट हैव टू वरी। व्हाट आई विल टीच यू हेयर इसके किस तरीके से हम एक्सेल के मॉडल को पूरा सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर जो रिलेशनशिप है, ये वाली बात कि जी हर जगह कैसे हमने डिफ़ाइन करनी है और फिर उनका जो रिलेशनशिप है किस तरह डिफ़ाइन करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद सॉल्वर की कंस्ट्रेंट्स हम देखेंगे किस तरीके से लगाई जा सकती हैं। तो अब हम एक्सेल पे जाते हैं। ये वही सारी इंफॉर्मेशन हुई बताई हुई है कि जी टाइम पीरियड 0, टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2, टाइम पीरियड 3, 4, 5, 6। अब ये सारे हमने सेल्स की जो है प्लेस होल्डर रख दी हैं कि हर चीज़ की एक अपनी प्लेस है। किसी भी इंफॉर्मेशन की जो डिसीजन वेरिएबल्स है ना, जो चीज़ें वेरी करनी है, जो वो उनके लिए हमने एक एक सेल रख दिया है हर टाइम के लिए, हर टाइम पीरियड के लिए। तो हमें पता है कि जी 5वें
पहला टाइम पीरियड है, उसके अंदर कितने लोग फायर किए गए, दूसरे के अंदर कितने, तीसरे के अंदर। तो हर डिसीजन वेरिएबल के लिए हमने टाइम रख दिया। अगर लेट से कि जी ये प्रॉब्लम अगले 8 महीनों की होती तो फिर हम 2 और रोज डाल देते जिसमें 7 और 8 टाइम पीरियड भी डालते और पूरे सेल्स इस तरीके से खाली छोड़ते उनके लिए। ठीक है, ये अब आपके पास डिमांड है। इसके अंदर जो बेसिकली फार्मूला आप देख रहे हो तो ये बहुत मुश्किल सा एक फार्मूला नज़र आ रहा है, मगर बेसिकली इस फार्मूले ने क्या किया हुआ है, ये फार्मूला आपको सीधा कह रहा है कि जी आपने इधर से वैल्यू उठानी है, दूसरी जो शीट है उससे वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई इतना वो नहीं है प्रॉब्लम, आप हाथ से भी इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हो। अगर आप वैल्यू को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली शीट के अंदर यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप इस सेल का जो इतना बड़ा फार्मूला है वो सिर्फ ये आपको कर रहा है कि जी आपने ये वैल्यू उधर से उठानी है, क्योंकि नॉर्मली जो ये शीट है ये हम अगले चैप्टर के लिए भी यूज़ करेंगे, चैप्टर 9 के लिए भी यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने प्रमोशन करनी है तो किस तरीके से हम पहले महीने के अंदर करें, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर। तो ये ही वाली एक्सेल शीट्स अगले चैप्टर में भी यूज़ हो रही हैं, इसलिए इसकी ज़रा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। मगर फॉर द यूज़ ऑफ दिस स्लाइड फॉर चैप्टर 8 ये सारे का सारा प्रोसीजर है। यू हैव टू सेट द सेल E24 to 0, there is no promotion, तो इसके अंदर हम 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, get the table 8.4 run solver as it is। तो बेसिकली इसके अंदर एडिशनल सेट हुई हुई हैं। चैप्टर 8 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं, चैप्टर 9 की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये हैं। तो लेट मी जस्ट डिस्कस कि जी किस तरीके से हमने अपनी जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया है, जो कंस्ट्रेंट्स डिस्कस किए हैं, हम उसको किस तरीके से एक्सेल के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। तो जितने भी सारे डिसीजन वेरिएबल्स थे जिसके अंदर नंबर ऑफ पीपल हायर्ड, नंबर ऑफ पीपल फायर्ड, वर्क फोर्स कितनी है, ओवर टाइम कितना है, इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, स्टॉक आउट्स कितने होंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट हम कितना करेंगे, प्रोडक्शन कितनी है, डिमांड कितनी है, और सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स वो हम इसके अंदर डालते हैं कि जी आपके पास बेसिकली जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिए एग्जैक्ट सेल्स के अंदर। अब ये डिमांड जो है ये वही डिमांड है जो हमने इस प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस की। ये जो है ये प्राइस बेसिकली कि जी अगर ये कंपनी यूनिट प्रोडक्ट बेचती है तो उसको कितना फ़ायदा हो रहा है। इसके अंदर रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंट वो बनाए हुए हैं, इंटर रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, मगर यू कैन ऐड दिस एज इट इज़ एट 40 एंड वी कैन कैलकुलेट इट। अब कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं कि जी कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या हैं। वर्क फोर्स की हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट्स थी? वर्क फोर्स की हमारे पास ओरिजिनली जो कंस्ट्रेंट्स थी वो ये थी कि जी वर्क फोर्स हायरिंग एंड लेइंग ऑफ कंस्ट्रेंट, कि जो इस टाइम पीरियड में वर्क फोर्स है वो पिछले टाइम पीरियड के वर्क फोर्स प्लस जितने लोग हमने हायर किए और जितने लोग हमने फायर किए, तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट थी। अब हम इसको एक्सेल के अंदर किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये देखें कि ये किस तरह से हुई हुई है। अब ये वाला M5 जो सेल है वो आपको वर्कफोर्स के बारे में बता रहा है, और वो कह रहा है कि ये जो सेल है इसके अंदर 4 वैल्यूज हमने यूज किए हैं, D5, D4, B5 एंड C5। तो B5 हमें क्या बता रहा है? इट इज नंबर ऑफ पीपल हायर्ड। हमारे पास जो B5 है दैट इज टेलिंग अस कि जी नंबर ऑफ पीपल हमने कितने हायर किए। C5 जो है वो हमें बता रहा है कि जी कितने लोग हमने फायर किए। B5 हमें बता रहा है कितने हमने हायर किए। और जो D5 है इट इज
showing us कि जी number of people that are on the workforce, और जो इसके अंदर D4 जो है ये वाला वैल्यू वो हमें बता रहा है कि जी पिछले महीने के कितने लोग थे। तो हमने इस सेल के अंदर, वर्क फोर्स के अंदर हमने एक सेल बना दिया, उसके अंदर हमने कंस्ट्रेंट लगा दी कि जितने बंदे हमने हायर किए हैं और जितने बंदे हमने फायर किए हैं और जितने हमारे पास पिछले बंदे थे वो दैट विल बी इक्वल टू दिस वर्क फोर्स। तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट आ गई। यही वैल्यूज हमने अब फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें हर सेल के अंदर लगाई हुई हैं। वर्कफोर्स के जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं ना, ये हमने सारी की सारी लगाई हुई हैं इसके अंदर। तो वही सेल्स के रिलेशनशिप, अब इसके अंदर जो रिलेशनशिप आ रहा है वही आ रहा है कि जी कितने हायर किए, कितने फायर किए, कितने वर्कफोर्स में थे और पिछले टाइम पीरियड में हमारे पास कितने थे। ठीक है, इसका देखें तो इसके अंदर भी यही आ रहा है, कितने हायर किए, कितने फायर किए, कितने वर्कफोर्स में हैं और कितने पिछले टाइम पीरियड में कितने थे। तो ये हमने वर्कफोर्स का एक सेल बना दिया जिसके अंदर हमने ये वाली कंस्ट्रेंट लगा ली। इसी तरह कैपेसिटी की हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट थी। अगर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट आप देखें तो ओरिजिनल कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट ये थी कि जी जो प्रोडक्शन है इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 40 WT क्या शो कर रहा है, WT आपको शो कर रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ लेबर्स। तो 40 घंटे बंदा एक महीने के अंदर काम कर सकता है, उसके बाद वो काम करेगा तो उसको ओवर टाइम लगानी पड़ेगी। तो जो हमारी प्रोडक्शन है इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू कि जितने वर्कर्स हैं जितना उन्होंने काम करना है, और अगर वो ओवर टाइम करेंगे तो हर 4 घंटे के अंदर वो एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये वाला रिलेशनशिप अब हमने जाके एक्सेल के अंदर मॉडल करना है। तो ये हमने इस तरीके से मॉडल कर लिया कि जी जो पांचवा टाइम जो फर्स्ट टाइम पीरियड है उसको हमने 40 मल्टीप्लाई बाय D5 हमें क्या शो कर रहा है, D5 हमें वर्कर्स का वो जो WT की वैल्यू थी ना वो शो कर रहा है, प्लस E5 हमें क्या शो कर रहा है, E5 हमें शो कर रहा है कितना वर्कफोर्स ने ओवर टाइम लिया, उसको डिवाइड बाय हमने 4 किया हुआ है और उसमें से हमने माइनस I5 किया हुआ है। I5 इज बेसिकली जितनी आपके पास इन्वेंट्री इस महीने के अंदर मौजूद है। तो इसी तरीके से सारी की सारी हमने I5 इज बेसिकली I5 इज दी दिस वैल्यू, I5 इज दिस वैल्यू विच इज दी प्रोडक्शन P of T। तो वो प्रोडक्शन P of T वो क्या है, दैट इज कि जी जो प्रोडक्शन होनी है इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू। अब वो लेस देन और इक्वल टू का जो रिलेशनशिप है हमने उसको इक्वालिटी टू 0 कर लिया है, और इक्वालिटी टू 0 हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह सारे सेल्स का आप देखें तो जो आपके पास वर्क फोर्स है उसको आपने मल्टीप्लाई किया 40 के साथ, जो आपके पास ओवर टाइम लगा रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है E6 से उसको डिवाइड बाय 4 किया, और फिर हमने उससे माइनस कर लिया जो है प्रोडक्शन जितनी हो रही है उस टाइम पीरियड में। तो इस तरीके से हमने पूरी कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट लगा ली। अब इन्वेंट्री की क्या कंस्ट्रेंट है, इन्वेंट्री की इसके अंदर कंस्ट्रेंट थी बेसिकली इन्वेंट्री बैलेंस ये थी कि जो पिछले महीने की जो इन्वेंट्री है, इस महीने की जो प्रोडक्शन है, इस महीने का जो सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हमने वो इक्वल होना चाहिए जो इस महीने की डिमांड है, इस पिछले महीने के जो बैक ऑर्डर्स थे, इस महीने की जो इन्वेंट्री है और इस महीने के जो बैक ऑर्डर्स हैं। तो ये इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं, पिछले महीने की इन्वेंट्री, इस महीने की प्रोडक्शन, इस महीने की सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इस महीने की डिमांड, पिछले महीने के बैक ऑर्डर्स, इस महीने की इन्वेंट्री और इस महीने की जो आपके पास बैक ऑर्डर्स हैं।
तो इस सेल के अंदर हमने फिर ये देखें वो सारी की सारी वैल्यूज़ किस तरह से इनकॉर्पोरेट की हैं। इस सेल के अंदर आप देखें हमने पिछले महीने की इन्वेंट्री भी इनकॉर्पोरेट की हुई है, इस महीने की भी इन्वेंट्री की हुई है, पिछले महीने की स्टॉक आउट और इस महीने का स्टॉक आउट ये दोनों इधर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। इस महीने की इन्वेंट्री और पिछले महीने की इन्वेंट्री भी इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। फिर हमने इसके अंदर इस महीने का जो सब कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, प्रोडक्शन भी की हुई है, और जितनी हमारे पास डिमांड थी वो सारे की सारी वैल्यूज़ हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की हुई हैं। तो इस तरीके से रिलेशनशिप हम शो कर सकते हैं। एफ ऑफ 5 क्या है? एफ ऑफ 5 पिछले महीने की जो आपके पास इन्वेंट्री थी। इसी तरीके से जी ऑफ 5 क्या है? G5 आपके पास जो पिछले महीने की स्टॉक आउट थे वो हैं। I ऑफ 6 क्या है? I ऑफ 6 इस महीने की जो इन्वेंट्री है। H ऑफ 6 क्या है? H ऑफ 6 जो है इस महीने का कितना आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है। J ऑफ 6 क्या है? J6 इस महीने की जो डिमांड है। F ऑफ 6 क्या है? F ऑफ 6 इसके अंदर जो इस महीने की इन्वेंट्री है। G ऑफ 6 क्या है? G ऑफ 6 इस महीने का जो स्टॉक आउट है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने इनकॉर्पोरेट की हुई हैं इसके अंदर। अब इस बैलेंस इक्वेशन को ये देखें, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है और वहाँ ज़ीरो का साइन लगा हुआ है, तो उसके अंदर इक्वल का साइन। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जी जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इक्वालिटी को जब दूसरी साइड पे लेके जाएं तो क्या होता जाता है, तो इजीली हम ये कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 माइनस आई टी माइनस 1 माइनस पी टी माइनस सी टी प्लस डी ऑफ टी प्लस एस टी माइनस 1 प्लस आई ऑफ टी माइनस एस ऑफ टी। तो ये अगर हम इक्वालिटी है ना हमारे पास, तो इक्वालिटी के जो हम रिलेशनशिप हैं हम उनको इजीली पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ये वाला रिलेशनशिप है इसके अंदर भी हम इक्वालिटी वाला कर सकते हैं कि जी हम इसको इक्वल टू 0 कर दें, इसको W ऑफ टी कर दें प्लस W t माइनस 1 प्लस H ऑफ टी माइनस L ऑफ टी। इसी तरीके से इनइक्वालिटीज़ जो हैं हमारे पास, इनको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर इन पे इक्वालिटी के कन्वर्जन, क्योंकि इक्वालिटी जो है उसको कन्वर्ट करने का या उसके अंदर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए सिंपल रूल्स हैं। इनइक्वालिटीज़ जिसमें लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाती हैं, उनके रूल्स डिफरेंट होते हैं, तो उनको भी हम डिफरेंट तरीक़ों से कन्वर्ट करते हैं। अब ओवर टाइम कंस्ट्रेंट क्या है? ओवर टाइम कंस्ट्रेंट ये है कि जी इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 10। हर वर्कर जो है वो 10 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकता। तो अब हम देखते हैं कि जी ओवर टाइम इसने किस तरीके से कन्वर्ट की हुई है। इसने बेसिकली D ऑफ 5 क्या शो करता है? D ऑफ 5 आपको शो कर रहा है कि जी कितने वर्कर्स हैं, उनको उसने मल्टीप्लाई बाय 10 किया हुआ है। और E ऑफ 5 क्या है? E ऑफ 5 जो है दैट इज़ योर ओवरऑल ओवर टाइम। ठीक है, तो इसने इसको इक्वालिटी के उसमें ले आया है कि जी माइनस E ऑफ 5 विच इज़ ओवरऑल ओवर टाइम प्लस जो वर्कर और जितने भी वर्कर्स हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 10 करें वो इक्वल्स टू 0 है। तो हम जब इक्वालिटी को इसके अंदर लेके जाएंगे तो जो वर्कर्स ओवर टाइम आपके पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू दिस प्लस 10 इंटू W ऑफ टी, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वालिटी के अंदर। तो ये रिलेशनशिप हमने एक्सेल के अंदर भी मॉडल कर लिया है।
यही काम हमने जो करना है दैट इज़ फॉर जो ये वाली कंस्ट्रेंट है ना, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, उसके लिए भी हमने यही काम करना है कि जी जो भी आपके पास, लेट मी शो यू, जो भी आपके पास कैपेसिटी है उसके लिए हमने क्या किया है, कैपेसिटी के लिए दिस वर्कफोर्स, लेट मी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, यस कैपेसिटी के लिए हमने जितने भी वर्क फोर्स हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय D5 into 40 प्लस दिस माइनस I of 5, तो इट हैज़ टू बी इस तरीके से आप कर सकते हैं, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 40 WT प्लस OT डिवाइडेड बाय 4 माइनस P of T, ठीक है, तो इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को, और उस इनइक्वालिटी को हम फिर आगे जाके एक्सेल के अंदर हमने इसको मॉडल कर लिया। जो इक्वालिटी साइंस है उनकी ये वाली इक्वेशंस हमने एक्सेल के अंदर मॉडल कर लिया, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो यू गो एंड सी के जी जब इक्वालिटी होती है तो उसके अंदर किस तरीके से हम इक्वेशन की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे, उनको किस तरीके से हम एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। जब इनइक्वालिटीज़ होती हैं तो उसमें राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमने वैल्यू दूसरी साइड पे लाना हो तो इक्वेशन में किस तरह की जा सकती है। ये बेसिकली सिंपल आपके जो अर्थमेटिक्स के रूल्स हैं उसके अंदर आई थिंक दे विल बी कवर्ड। तो इस तरीके से हमने सारी आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के लिए जगह बना ली, आपने कंस्ट्रेंट्स के लिए बना ली, अब आपने डिसीजन वेरिएबल्स के लिए जगह बना ली। ये आपकी डिसीजन वेरिएबल्स हैं सारे के सारे। आपने जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी जो सेल्स जो थे वो हमने मॉडल कर लिए। आपने डिमांड दे दी, आपने प्राइसेस बता दी। अब आगे चीज़ जो रह गई है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसने शो किया हुआ है कि जी जो भी आपका B15 से लेके I20, B15 से लेके I20, लेट मी शो यू अ लिटिल बिट हेयर, 20 अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई। अब इसने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ये शो कर रहा है वो कहता है कि जी जो B15 है और I20 ये सारी की सारी यहां से लेके यहां तक ये पूरा एरिया, इसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उसको उसने कहा है कि तुमने सम अप कर देना है, कि जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसने सम अप कर दिया। अब ये वैल्यूज किस तरह से आ रही हैं? ये तो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हो गए, ये आपकी कंस्ट्रेंट्स हो गई, और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको टोटल कॉस्ट बता रहा है। टोटल कॉस्ट किस तरह निकाली जा सकती है? जब हमें पता चलेगा इस महीने में हायर होगा तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट रिलेट हुई होगी कि जी वो कॉस्ट कितनी है, वो इसने इधर से रिलेट की, इस इंफॉर्मेशन से रिलेट की हुई है कि जी अगर मैं एक बंदा हायर करता हूं तो मुझे $300 का नुकसान होगा। तो लेट मी जस्ट पुट 1 हेयर, ठीक है। अगर मैं 1 डालता हूं तो देखें ऑटोमेटिकली इधर रिलेशनशिप, इधर कन्वर्जन हो गई है कि अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो ऑटोमेटिकली इधर फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए 300 लग जाएगा। इधर मैं अगर 2 डालता हूं तो फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए 600 लग जाएगा। अगर मैं बंदा फायर करता हूं कोई तो मुझे कितने लगेगा? अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक बंदा फायर कर दिया इस टाइम पीरियड के अंदर तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ $500 एड अप हो गए, और यहाँ जो टोटल कॉस्ट है वो चेंज हो गई। इसी तरह मैं अगले महीने 2 बंदे फायर कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली 1000 इधर आ गया। अगले महीने में 3 बंदा फायर कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली 1500 आ गया। अगले महीने 4 बंदे फायर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 2000, 5 करता हूँ तो
5 करता हूं तो दे विल बी 25 और 6 करता हूं तो 3000। तो ऑटोमेटिकली जब ये जो डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज होंगी तो ये जो एडिशनल हमने जगह बनाई हुई है ये बेसिकली उसकी जो कॉरिस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन है कि जी पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसकी वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, और वो इंफॉर्मेशन वो इस टेबल से उठा रहा है कि जी अगर आप एक चीज़ बनाते हो तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है, अगर इन्वेंट्री होल्डिंग एक चीज़ को इन्वेंट्री में रखते हो तो कितनी है, हायरिंग एंड फायरिंग की कितनी है। तो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप इसके अंदर हुए हुए हैं वो ये शो कर रहा है कि जी इस सेल के अंदर जो वैल्यू जाएगी उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, जो ये टेबल 8-2 एंड 8-3 वाली जो शीट है उसकी जो वैल्यू है B20 के अंदर, उसकी जो वैल्यू है B20, तो B20 के अंदर कौन सी वैल्यू है वो ये है। तो बेसिकली इसके अंदर ये रिलेशनशिप शो हुआ हुआ है इस सारे सेल्स के अंदर। इसके अंदर क्या शो कर रहा है कि जी जो भी इस शीट के अंदर B6 सेल है उसको आपने मल्टीप्लाई, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें जो शीट टेबल 8-2 एंड 8-3 के अंदर B19 पे वैल्यू है। तो B19 पे कौन सी वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है 300। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप डिफाइन हुआ हुआ है, ये सारे सेल्स का इधर इन सारे सेल्स का ये रिलेशनशिप डिफाइन हुआ हुआ है। तो जो पिछला टेबल दूसरी वाली शीट है ना उसके अंदर जो हमने वैल्यूज दी हुई हैं वो उसके साथ ये रिलेशनशिप डिफाइन हुआ है। तो एक्सेल जैसे ही डिसीजन वेरिएबल्स को चेंज करेगा तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन है कॉस्ट की वो इसके अंदर अपडेट होना शुरू हो जाएगी, और ये जो टोटल कॉस्ट है दैट इज द सम कि जी जितना भी आपका ये जो टेबल है B15 से लेके I20 तक, B15 यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस सारे को वो सम अप कर लेगा और वो जो सम अप की वैल्यू होगी वो इस सेल के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो शीट है ये सेटअप हुई हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट वी सेट द सेल E24 एट 0। ये मैंने आपको फिर बताया कि जी जो वैल्यूज हैं यही शीट जो है ये हम चैप्टर 9 के अंदर भी यूज करेंगे, इसलिए इसके अंदर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो अभी मैं आपको नहीं दे रहा प्रमोशन एंड मंथ की, तो इसलिए हम इस चीज को अभी छोड़ देते हैं और हम इसको डायरेक्टली 0 कर देते हैं। अगले चैप्टर के अंदर मैं आपके साथ यही शीट डिस्कस करूंगा, उसके अंदर हम इन चीजों को ज्यादा गहराई में जाएंगे। अभी हम जो हमारे पास प्रॉब्लम एट हैंड है उसके अंदर हमने डिसीजन वेरिएबल्स बता दिए, हमने कंस्ट्रेंट्स बता दी, हमने किस तरीके से एक्सेल की शीट को जो है उसको सेटअप करना है वो बता दिया, और फिर अब हम डेटा सॉल्वर पे जाते हैं और कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। सॉल्वर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जी वो आपसे 3 चीजें पूछता है, कौन से सेल में चेंज करूं, ठीक है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्या मेरी कंस्ट्रेंट्स है, ये 3 चीजें आपसे सॉल्वर पूछेगा। तो सेट टारगेट सेल में वो कह रहा है ऑलरेडी पहले से ही C22 हुआ है, तो सेट टारगेट सेल उसने पहले से ही बताई हुई है कि जो C22 है दैट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्या बता रहा है कि जी जो वैल्यूज ऐड आपकी जितनी ओवरऑल कॉस्ट है, जितनी भी आपकी इन 6 महीनों के अंदर कॉस्ट हैं उनका सम अप करके बता रहा है वो दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बाय चेंजिंग सेल्स, अब इसके अंदर कौन कौन से सेल्स हमने चेंज करने हैं, B5 से लेके I10 तक के सेल्स हमने चेंज करने हैं। तो B5 आपके पास यहां से शुरू होता है और आपके पास I10 जो है वो यहां है, तो यहां से लेके इन सारे सेल्स को, ये जो हाईलाइटेड सेल्स हैं, इनको हमने चेंज करना है। दीज आर दी डिसीजन वेरिएबल्स। अब इसके अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल सिंपल सी हैं। इसके अंदर B5 से लेके C10 तक सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए, यानी B5 से लेके C10 तक ये सारे के सारे इंटीजर होने चाहिए। अब ये क्यों बात कह रहा है कि जी इंटीजर होने चाहिए, आप आधे बंदे को तो फायर नहीं कर सकते ना,
तो इसलिए इसको कहा गया है आधे बंदे को हायर भी नहीं कर सकते, या तो एक बंदे को हायर करोगे या एक बंदे को फायर करोगे। इसलिए इसके अंदर ये दी हुई है कि जी जो B5 से लेके C10 तक जो है इट शुड बी एन इंटीजर, इट शुड नॉट बी अन आप कह सकते हो कि जी 1.1 या 1.2 या 1.3, नहीं, इट शुड बी इंटीजर, इट शुड बी 1 2 3 4 5 अप टिल 10। तो हमेशा इसको इंटीजर होना चाहिए। B5 से लेके I10 तक इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि जी जो B5 से जो वैल्यू आ रही है और I10 तक, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी जो हैं दे शुड बी ग्रेटर देन, दे शुड आइदर बी 0 और ग्रेटर देन, नेगेटिव के अंदर तुमने नहीं जाना। तो बेसिकली ये एक और कंस्ट्रेंट बता दी कि जी पहली के इंटीजर होना चाहिए, दूसरी बता दी कि ये 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आगे उसने एक और चीज कह दी कि जो F10 है, F10 की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। अब आपको यहाँ याद होगी कि जी प्रॉब्लम के अंदर जो इनिशियल इन्वेंटरी तो 1000 हमारे पास मौजूद है, मगर जब आपका जो टाइम पीरियड ख़त्म होगा उसके अंदर हमारे पास 500 चीज़ें आखिर में होनी चाहिए। तो ये वो वाली कंस्ट्रेंट है। G10 हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 0। जो आपके पास G10 की वैल्यू है, G10 क्या है, इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 0। कि जो आपके पास स्टॉक आउट्स हैं ये नेगेटिव के अंदर यानी कि लेस देन हो सकते हैं और इट हैज़ टू बी आइदर 0, स्टॉक आउट 0 हो या लेस देन 0 हो। M5 से M10 तक हैज़ टू बी इक्वल टू 0, M5 से लेके M10। अब ये M5 से M10 जो है ये हमने बेसिकली इक्वालिटी, ये जो इक्वेशन थी हमने इसके अंदर क्या की थी, ये मटेरियल इक्वेशंस थी ना वर्क फोर्स की। तो वर्क फोर्स की हमने इस तरीके से इक्वालिटी के शो कर दी थी ना, इट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। अब ये रिलेशनशिप हमने ये जो डिफरेंट वर्क फोर्स का पिछले इस टाइम पीरियड का, पिछले टाइम पीरियड का, इस टाइम की हायरिंग, इस टाइम की फायरिंग का रिलेशनशिप हमने बना दिया है ना। अब इसको हमने इक्वल टू 0 कर देना है एक्सेल के अंदर, सॉल्वर के अंदर। तो वो हमने इसको कह दिया इट हैज़ टू बी M10 to M5 to M10 should be equal to 0, N5 to N10 जो N5 से लेके N10 तक की जो वैल्यू है इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वही रिलेशनशिप आप देखें, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वही रिलेशनशिप हमने इधर जब इक्वालिटी को हमने हैंडल किया था वो इस तरीके से हैंडल करना है। तो ये कंस्ट्रेंट N5 से लेके N10 को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया, और जो P की है वो भी P5 से P10 हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमने O5 से O10 की बात की है, दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। ये वही वाला रिलेशनशिप है कि जी जो आपके पास एक वर्क फोर्स की थी, अब ये एक इन्वेंट्री वाली थी, ये इट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। I think this should value be, it should be greater than or equal to 0. ये वाली भी I think it should be like this, it should be greater than or equal to 0. Yes. ये जब हमने कन्वर्ट सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स ऐड कर दी तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इट विल सॉल्व अस एंड गिव अस एन आंसर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट। आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो येलो पार्ट के अंदर चैप्टर 8 वाला जो सेक्शन है आप उसके अंदर जाओ, यू गो फर्स्ट टू द सेल E24, put it to 0, get the table 8.4 जो
एज इट इज टू गेट द टेबल। अब ये सारी की सारी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो आपके पास बुक के अंदर डिफरेंट टेबल्स बने हुए हैं। टेबल 8.4 जो है उसके लिए आपने क्या करना है, टेबल 8.6 करने के लिए आपने क्या क्या चेंजेस करनी है, और टेबल 8.7 करने के लिए कौन सी है, और 8 डिफरेंट जो बुक के अंदर टेबल दिए हुए हैं वो वैल्यूज लाने के लिए आपने क्या करना है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी हुई है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी आप परेशान ना होइएगा कि ये प्रमोशन एंड मंथ्स क्यों लिखा हुआ है, ये अगले चैप्टर की इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इधर साथ ही चैप्टर 8 के साथ चैप्टर 9 लिखा हुआ है और उसकी भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इसलिए ये अगले चैप्टर की है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसके अंदर आपको एटलीस्ट आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इक्वेशंस बनानी है। यहाँ थोड़ी सी जो डिफ़िकल्टी है वो इसकी है इनइक्वालिटीज़ की। इक्वालिटीज़ का तो इट इज़ नो प्रॉब्लम, यू जस्ट put it on the other side and change the sign। इक्वालिटीज़ को कन्वर्ट करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, वो बेसिकली हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि जी P of t इज़ लेस देन और इक्वल टू 440 WT प्लस OT डिवाइडेड बाय 4। अब इनइक्वालिटी के अंदर हम किस तरह से, अगर हमने इस चीज़ को दूसरी तरफ लेके जाना है तो हम किस तरह लेके जाएंगे, हम P of t में से माइनस P of t कर देंगे। दोनों तरफ से अगर हम एक ही चीज़ माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो हम लेस देन और इक्वल टू WT प्लस OT डिवाइडेड बाय 4 माइनस P ऑफ t। तो जब हम इसको ऐसे काट देंगे तो इट विल बी 0, इट विल बी लाइक दिस। जब हम इसको काट देंगे तो इट विल बी 0 लेस देन और इक्वल टू 4WT प्लस OT डिवाइडेड बाय 4 माइनस P ऑफ t। तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा, यही रिलेशनशिप हमने आगे सॉल्वर के अंदर यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर भी हमने यही करना है, आपके पास दोनों साइडों पे। अब हमने OT को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो हम इक्वेशन इनइक्वालिटी में से पहले OT माइनस कर देंगे दोनों साइड से। आपके पास 10WT माइनस OT। अब मैं दोनों साइडों से एक ही वैल्यू को माइनस कर रहा हूं, तो ये तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 10WT माइनस OT। ये इस तरीके से इनइक्वालिटीज़ को हैंडल किया जाता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफ़ा देख लीजिए कि जी गूगल करके देख लें कि जी हाउ टू कन्वर्ट इक्वालिटीज़, हाउ टू इनइक्वालिटीज़ को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। अगर हमने इनइक्वालिटीज़ से एक वैल्यू दूसरी तरफ लेके जानी हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जानी हो, तो व्हाट इज़ दी प्रोसीजर। ये उस तरीके से हम इसको करते हैं। इक्वालिटीज़ में इट इज़ रिलेटिवली ईजी। आगे हम देखते हैं कि जी ये सारा चीज़ हमने पढ़ ली, देख ली। अब आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज़ कि जी एक दफ़ा आपके पास एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट आ गई। एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट से आपने क्या किया, आपने बेसिकली डिफरेंट एग्रीगेट यूनिट्स निकाल लिए डेटा से। एग्रीगेट यूनिट्स निकाल के आपने एग्रीगेट प्लानिंग की। एग्रीगेट प्लानिंग के बाद आपने स्ट्रेटजी का डिसीजन लिया कि जी मैं कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकता हूँ, या हाइब्रिड, इन 2-3 स्ट्रेटजीज़ का हाइब्रिड यूज़ करूँ। फिर उसके बाद अब आप मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हो, जिसको MPS कहते हैं। मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल किस तरीके से बनाया जाता है? मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल, जब आपके पास एग्रीगेट प्लानिंग से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि जी आपको इतनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपके पास जब वो इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे हमने डिस्कस की हुई है इस जगह पे कि जी लेट्स से कि जी आपके पास टोटल प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट जब पता चल जाए कि जी हमें इतनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है,
तो जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाए तो फिर उसके बाद आप जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ होती हैं उसके लिए मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हो कि जी क्योंकि आपकी जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, हमने तो इसके अंदर जो हमें ये बता रहा है कि जी हमें 2583 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो इतनी प्रोडक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है। ये नहीं बता रहा कि जी कौन सी टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनानी है, ये सिर्फ बता रहा है कि इस कंपनी को इस टाइम पीरियड के अंदर, फर्स्ट टाइम पीरियड के अंदर इतनी चीज़ों की प्रोडक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। तो जब इस तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए कि जी 2583 चीज़ें हमने बनानी है, तो अब आप उससे प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हो कि जी क्योंकि हमारी जो फैमिली ए है वो 10% ऑफ द प्रोडक्शन थी, तो हमें उसके लिए कितनी प्रोडक्शन क्वांटिटी चाहिए। फैमिली बी कितने परसेंट थी, आई थिंक इट वाज 25%। इसी तरीके से आप प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ उससे निकालते हो। जो आपका एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान होता है, एग्रीगेट प्लानिंग से जो आपके पास आती है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, उससे फिर आप उसको डिसएग्रीगेट करते हो, उससे मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हो। फिर आप अब इसको तोड़ रहे हो डिफरेंट फैमिलीज के अंदर। टोटल तो रिक्वायरमेंट 2583 की है, तो उसका 10% इतना होगा, 20% जितना भी होगा उसी के हिसाब से आपको आपका प्रोडक्शन टाइम कितना होगा, टोटल सेटअप टाइम कितना होगा, बैच साइज आपने कितने बनाने हैं, फिर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। जाहिर बात है जब आपने इतनी चीज़ें बनानी है तो उसके साथ जो टाइम रिलेट है वो आप निकाल सकते हो। आपको ये पता चल सकता है कि कितना सेटअप टाइम होगा, आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम कितना है, सेटअप टाइम कितना है, कितने बैचेस में आपने बनाना है। तो हम फिर जो होता है एग्रीगेट प्लान, उसके बाद हम मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट दी एंड ऑफ दिस चैप्टर। आखिर में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ आईटी। आईटी का रोल वही है एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर जो फोरकास्टिंग के अंदर था। आप ज़्यादा आपके पास अब सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा लार्ज प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये जो सॉल्वर है इट बेसिकली यूजेस लीनियर ऑप्टिमाइजेशन। अब आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन की भी। लीनियर ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, लेट मी शो यू के जी ज़रा सिंपल सी एग्जांपल देख के। अब आपके पास लेट से कि जी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ये सोल्यूशन है कि जी सोल्यूशन इस लाइन पे फॉलो करता है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, वो जाके देखेगा कि जी किस जगह पे आपका जो ग्रेडियंट है या किस जगह पे आपकी पीक है, पहली पीक आ रही है, वो उस जगह पे जाके रुक जाएगा और कहेगा कि दिस इज द ऑप्टिमम पॉइंट। मगर ऑप्टिमम पॉइंट तो यहाँ भी है, तो ये तो फिर दूसरी पहाड़ी की तरफ आ रहा है ना। तो नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजर्स जो होते हैं वो इस सिचुएशन के अंदर भी ऑप्टिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि लीनियर ऑप्टिमाइजर्स जो होते हैं वो सिर्फ इस जगह पे आके रुक जाते हैं, इनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस आर बियॉन्ड द स्कोप एट दिस स्टेज, तो इस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा। बेसिकली आईटी के और कौन कौन से रोल्स हैं। आईटी बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड सोर्सिंग सिस्टम्स के अंदर भी बहुत एक्टिवली आपके जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, सप्लायर्स का जो सप्लायर सिलेक्शन के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर भी आजकल आईटी का बहुत रोल है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला सेक्शन जाके बुक से भी एक दफ़ा गो थ्रू कर दो। अब दूसरी बात जो सबसे इस चैप्टर के आखिर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी प्रैक्टिकली आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो प्रोडक्शन प्लान को, तो प्रोडक्शन प्लानिंग इस आइसोलेशन में नहीं करनी चाहिए। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ फोरकास्टिंग के केस के अंदर। ये बात मैं फिर आपसे कहता हूँ कि यू कैन नॉट make a production plan, an aggregate production plan, an aggregate plan in isolation. You have to do it in collaboration.
आपको ज़रा सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है टू अकाउंट फॉर इनएक्यूरेसीज ऑफ फोरकास्ट। आपको जो एग्रीगेट प्लानिंग है वो बार बार रन करनी पड़ती है एवरी टाइम यू गेट अ न्यू टाइप ऑफ डेटा कि जी डिमांड में थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है, डिमांड में वेरिएशन आ रही है, तो उसके हिसाब से आपने एग्रीगेट प्लानिंग फिर से रन करनी है। इसी तरीके से एग्रीगेट प्लानिंग आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द डिसीजंस रिलेटेड टू जो आपकी कैपेसिटी है उसकी इंक्रीज़। क्या मैं अपनी नई फैक्ट्री लगाऊं, क्या जो मेरी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी हैं। इस डिसीजन के अंदर भी आप एग्रीगेट प्लानिंग के जो हमने ओवरऑल टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर लेट मी गिव यू a brief summary of what we have done in this overall chapter। हमने देखा कि जी एग्रीगेट प्लानिंग होती क्या है, एग्रीगेट प्लानिंग की क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है एग्रीगेट प्लानिंग करने के लिए। हमने देखा कि जी ट्रेड ऑफ्स क्या हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए, कॉस्ट, टाइम, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास बहुत डिटेल में है तो उसको एग्रीगेट लेवल पे किस तरह से लेके आना है। और फिर हमने आखिर में प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन की एक्सेल के अंदर। हमने पहले उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाया, मैथमेटिकल मॉडल से फिर हमने एक्सेल की फॉर्मुलेशन की। अब आई एम अगेन स्ट्रेसिंग एट दिस पॉइंट, आप इस प्रॉब्लम को खुद भी एक्सेल की शीट्स जो मैंने आपको दी हैं उसको आप जाके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। बुक के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि जी किस सेल की कौन सी वैल्यू रखनी है। अब ये जो एक्सेल की शीट है ये चैप्टर 8 में भी यूज़ हो रही है और 9 में भी यूज़ हो रही है। सो प्लीज़ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा परेशान ना होंगे और यही चीज़ हम चैप्टर 9 के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।